यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के बारे में ही अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में यह जो टॉपिक है वो पूर्ण नहीं हो पाया था, अतः आज अपन इसी में प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के जो आगे का जो बचा हुआ जो पार्ट है उस पार्ट को ही देखेंगे। तो प्लेट विवर्तनिकी सबसे पहले आपको पिछले वीडियो में आपने देखा है, यानी प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में जो शब्द किसने दिया है ये आपको ध्यान होना चाहिए, यानी टूजो विल्सन नामक जो विद्वान है उन्होंने दिया है, और सागर नितल प्रसरण किसने दिए हैं और किन किन विद्वानों का क्या क्या योगदान है, तो ये अपन ने पिछले वीडियो में देखा है। मुख्य प्लेटें कौन सी हैं, गौण प्लेट कौन सी हैं। तो मुख्य जो प्लेटें हैं कुछ अभी भी इसके संदर्भ में मतभेद हैं, लेकिन कुछ जो अधिकतर जो विद्वान हैं, कुछ जो ज़्यादातर जो विद्वानों का मानना है कि 6 प्लेटें हैं। अमेरिकन जो ये उस एजेंसी के अनुसार जो हैं उसमें इन्होंने 7 प्लेटें बताया हैं। तो इसमें अधिकतर जो प्लेटें हैं वो महाद्वीप एवं महासागरों के नाम के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है, और इनके जो किनारे हैं वो किनारे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है पिछले वीडियो में। तो इसमें अब बताया गया मुख्य रूप से, यानी जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट, अटलांटिक, यानी जो ये जो प्लेट हैं। इसके अलावा जो अपन देखें तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो उत्तरी अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, एशिया या यूरेशियाई प्लेट इसको अपन कह सकते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये जो प्लेटें हैं, अधिकांश जो प्लेटें हैं आंशिक रूप से सागरीय और आंशिक रूप से महाद्वीपीय हैं, और केवल मात्र पैसिफिक प्लेट जो हैं पूर्णतः सागरीय हैं, और अंटार्कटिका जो प्लेट हैं वो ज़्यादातर जो इसका भाग है वो महाद्वीपीय हैं। ठीक है, तो इसके किनारे मुख्य रूप से 3 किनारे बताए थे, अभिसारी किनारा, अपसारी किनारा और संरक्षी किनारा, जिसको अपन विन्यासात्मक किनारा या रचनात्मक किनारा भी कह सकते हैं, अभिसारी और अपसारी को। तो इसमें जो है अपने को ये किनारों के बारे में भी ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नया वीडियो आपको जैसे ही अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे प्लेट की गति के जो कारण हैं, जो किनारों के ऊपर जो प्लेट विवर्तनी की जो घटनाएं जो घटित होती हैं विवर्तनी की, तो उसके संदर्भ में अपन देखेंगे। तो प्लेटों की जो गति के जो क्या कारण हैं, तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत गतिशील प्लेट पर आधारित हैं। अतः यहाँ एक मौलिक प्रश्न उठता है कि ये वर्णित सभी प्लेटें सतत गतिशील क्यों हैं, यानी ये जो सभी के दिमाग में प्रश्न उठता है कि यानी सतत ये गतिशील प्लेटें क्यों हैं, तथा इनकी गति की दिशा क्या होती हैं। इनकी गति की दिशा क्या होती हैं। विश्व की सभी प्लेटों की गति और दिशा असमान है, यानी जो प्लेटों की जो गति और दिशा जो वो असमान है, इसके गति की दिशा जो है असमान ही है। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेटों की औसत गति 2 सेमी प्रति वर्ष तथा महासागरीय प्लेटों की औसत गति 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, यानी महाद्वीपों की जो गति वो सामान्यतः कम है, और महासागरीय प्लेटों की जो गति वो औसत यानी ज़्यादा है, यानी 5 सेंटीमीटर, और महाद्वीपों की 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हैं। जबकि प्रति वर्ष पृथ्वी की प्लेटों की गति औसत रूप से 1 से 6 सेंटीमीटर, यानी सभी जो प्लेटों की औसत गति देखा जाए तो 1 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। सागरीय खाइयों के सहारे यह दर 5 से 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, यानी जहाँ सागरीय खाइयाँ हैं वहाँ पे इनकी गति और भी बढ़ जाती हैं, यानी 5 से 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। विश्व में ग्रीनलैंड प्लेट 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी ग्रीनलैंड जो प्लेट है वो 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी बहुत ज़्यादा इसकी गति है की दर से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। भारतीय प्लेट भी गोंडवाना लैंड के सुपर कॉन्टिनेंट से अलग होने के पश्चात 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी भारतीय जो प्लेट है वो 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर दिशा में प्रवाहित हुई हैं। इसके साथ उस समय 140 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी मेडागास्कर भी संबद्ध था, यानी वो जुड़ा हुआ था इसी प्लेट से, भारतीय प्लेट से। किंतु भारतीय प्लेट के उत्तरी कगार के तिब्बत के द्रास से टकराने के फलस्वरूप क्रिटेशियस युग में इसकी गति धीमी हो गई, तथा भारतीय प्लेट 5 सेंटीमीटर, उसके बाद में क्या है, इसकी गति 5 सेंटीमीटर की दर से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने लगी। प्लेटों में गति के मुख्य कारण क्या है, यह निम्नलिखित हैं। जो कारण जो है वो पहला जो कारण है वो है पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी प्लेटों की गति का जो मुख्य जो कारण है पहला वो क्या है, पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है। तो प्लेटें जो हैं सामान्यतः वो घूमने के कारण कुछ जो प्लेटें वो पृथ्वी की
घूर्णन के कारण उसका साथ नहीं दे पाती और वो पीछे छूट जाती है, यानी इसकी गति क्या है, पश्चिम की ओर ऐसा आभास अपने को होता है। यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती हैं तो इसके धरातल का भूमध्य रेखीय भाग अधिक तीव्रता से घूर्णन करता है, यानी इसका जो भूमध्य रेखीय जो भाग है वो अधिक तीव्रता से घूर्णन करता है, जिस कारण इस भाग पर केंद्रापसारी बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक कार्य करता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल या केंद्रापसारी बल अधिक कार्य करता है। यह बल ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल जो बल होता है वो पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता है। इस कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थिर प्लेट भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होगी, जिसे भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। इसका अधिकांश भाग अभी भी भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। पृथ्वी के घूर्णन का केंद्रापसारी बल पर प्रभाव तथा इसका प्लेट की गति तथा दिशा पर भी प्रभाव की व्याख्या आयलर ने अपने सिद्धांत में की है। इसे आयलर सिद्धांत, यानी आयलर नामक एक जो विद्वान है, इसे आयलर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। विद्वान के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया सिद्धांत का। दूसरा है संवहन धारा। संवहन धाराओं की बात करें तो पृथ्वी के मेंटल में अत्यधिक मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न ऊष्मा यानी रेडियोजेनेटिक हीट का संकेंद्रण यानी 100 जूल प्रति वर्ष यानी 100 जूल होता रहता है, जिनके कारण संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब ये धाराएं मेंटल से ऊपर आती हैं तो पार्श्विक रूप में अपसरित यानी डाइवर्जेंट, यानी जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपसरित तथा प्रसरित यानी स्प्रेड होती हैं। अतः प्लेटें पार्श्विक रूप से गति करती हैं। ये धाराएं अपने साथ इनके ऊपर स्थित धरातलीय प्लेटों को भी संचालित करती हैं। यह स्थिति महासागरीय कटकों के सहारे दृष्टिगत होती है, यानी अपसारी जो किनारा है वो महासागरीय जो कटकों के सहारे, यानी जो दो प्लेटें यानी दो धाराएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, तो प्लेटें जो हैं उनकी गति भी विपरीत दिशा में होती है और ये सामान्यतः महासागरीय कटकों के सहारे दिखाई देता है। प्रवार कलंगी भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। मेंटल के से बेलनाकार उड़ती हुई संवहन तरंग को प्लूम या कलंगी कहते हैं। प्लूम प्लेट को पिघलाकर धक्का देकर ऊपर उठाती हैं, जिससे प्लेट अधः स्तर यानी एटमॉस्फेयर पर इस प्रकार तैरती हैं जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा ग्रीस या अर्ध तरल पदार्थ पर मेंटल में उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा या ऊष्मा स्थल या हॉट स्पॉट द्वारा भी भू सतह पर आती हैं, जैसे हवाई द्वीप के नीचे, यानी हवाई द्वीप के नीचे जो है, यानी यहाँ पे हॉटस्पॉट के नीचे स्थित हॉटस्पॉट हैं। यहाँ से ऊर्जा संवहन तरंगों द्वारा ऊपर उठती हैं जो प्लेटों की निचली सतह तक जाती हैं, यानी जो प्लेटों की निचली सतह तक जाती हैं। अब जो है तीसरा जो कारण है वो है गुरुत्व यानी ग्रेविटी की बात करें तो यानी विभिन्न अवलोकनों से यह स्पष्ट हुआ है कि कटक यानी राइज राइज समस्थितिक संतुलन से संबंधित हैं। अतः जब सागरीय खाइयाँ अवसादों से भर जाती हैं तो अधिक विस्तृत हो जाती हैं, जिससे उनका संतुलन बिगड़ जाता है और ये पृथ्वी के सर्वाधिक ऋणात्मक गुरुत्व विसंगति को प्रदर्शित करती हैं। यानी इस प्रकार प्लेटों की गति पर्याप्त रूप से सिद्ध होती हैं। इसमें मेंटल के ऊपरी प्रवाह से प्लेट की गति करती हैं, खाई के सहारे नीचे की ओर डूबती हैं, वह संवहन तरंगों द्वारा पुनः धरातल की ओर तथा गुरुत्व द्वारा पुनः नीचे खिसकती हैं। यानी संवहन तरंग द्वारा तो ऊपर आती हैं और गुरुत्व द्वारा पुनः नीचे खिसकती हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, गुरुत्व द्वारा पुनः नीचे खिसकती है और संवहन तरंगों द्वारा धरातल की ओर ये इनका गमन होता है प्लेटों का। ठीक है, अब है प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में साक्ष्य की बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी के जो सिद्धांत के संदर्भ में जो साक्ष्य हैं वो क्या हैं, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जो जन्म मुख्य रूप से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर ही हुआ। यानी इसका जो आधार जो था वो क्या मिला, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर ही इनका जन्म हुआ इस सिद्धांत का। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को वेगनर ने 1912 में सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया था, ये पिछले वीडियो में अपन ने देखा है। ठीक है, लेकिन वह महाद्वीपीय विस्थापन को उत्पन्न करने वाली शक्ति के संबंध में उचित प्रमाण, यानी वो जो गति होती है वो उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है उसके संदर्भ में उचित वो प्रमाण प्रस्तुत नहीं खोज सके। इस दिशा में
अनेक भूवैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखा और महाद्वीपों में प्लेट संचालन यानी प्लेट मूवमेंट द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के दो प्रमुख साक्ष्य सामने आए, पृथ्वी का पूरा चुंबकीय क्षेत्र और सागर नितल प्रसरण। ये जो सिद्धांत परिकल्पना है उसी के आधार पे इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को बल मिला। पहला जो है पूरा चुंबकीय वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र के पुनर्निर्माण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पृथ्वी की प्राचीन शैलों के चुंबकीय साक्ष्यों के यानी जो पृथ्वी की जो प्राचीन जो शैलें हैं उनके चुंबकीय साक्ष्यों के आधार पर महाद्वीपों की पूर्व की स्थिति का अवलोकन किया जाता है। सर्वप्रथम 1600 में विलियम गिलबर्ट ने सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने बताया कि पृथ्वी एक वृहत चुंबक की भांति व्यवहार करती हैं। पृथ्वी जो है वो क्या है, एक वृहत चुंबक की भांति व्यवहार करती हैं और पृथ्वी की चुंबकत्व इसके आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी पर जो भी चुंबकत्व जो उत्पन्न होता है उसके पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक विशाल छल्ला का यानी वेस्ट मैनेजर के समान होता है, जिसके दो ध्रुव होते हैं। इसके जो ध्रुव होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं और इन्हें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यह भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के आसपास पेंडुलम की भांति चलती रहती हैं। सामान्य रूप से देखा गया है कि दो चुंबक को पास लाने पर समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं समान ध्रुव, और दो जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव एवं चुंबकीय ध्रुव में असमानता होती है। इन दोनों के अक्ष समान नहीं होते हैं, अतः इनके बीच का कोणीय झुकाव चुंबकीय दिक्मान कहलाता है। इन दोनों के जो है यानी भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव के बीच में जो कोणीय झुकाव है वो चुंबकीय दिक्मान कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में यदि ध्रुव पर चुंबक को स्वतंत्र रूप से निलंबित किया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के पास होने के कारण अधिक आकर्षित होगा तथा चुंबकीय सुई लंब हो जाएगी। अतः लघु चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर इशारा करेगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति होगी। इस प्रकार दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय नति 90 डिग्री की होगी। पृथ्वी की यानी जो नति होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री यानी लंबवत होगी। पृथ्वी की सतह पर जहाँ लघु चुंबक क्षैतिज हो जाती हैं वहाँ पर चुंबकीय नति शून्य होती हैं। इस प्रकार स्वतंत्र रूप से नति लंबी जिन स्थानों पर क्षैतिज हो जाता है इन स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को चुंबकीय विषुवत रेखा, इसको क्या कहते हैं, कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं, इन स्थानों को यानी मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको चुंबकीय विषुवत रेखा या चुंबकीय निरक्ष यानी इक्वेटर रेखा कहते हैं। यहाँ पर चुंबकीय नति शून्य होती है। स्मरण रहे पृथ्वी के सामान्य ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में स्थानीय व कालिक परिवर्तन होते रहते हैं, यानी जो स्थिर नहीं रहते हैं चुंबकीय और ध्रुव, जो भौगोलिक उत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों दिशाओं में ही बढ़ता या घटता रहता है। अब है भूचुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। अब भूचुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वो क्या है, तो भूचुंबकीय क्षेत्र का जो संबंध स्थल सागर के वितरण या मेंटल से न होकर के बाह्य अंतरतम यानी आउटर कोर यानी निफे से है। यह भूचुंबकीय क्षेत्र में 0.18 डिग्री प्रतिवर्ष की दर से पश्चिम की तरफ खिसकाव होता है। यानी इसमें जो भूचुंबकीय जो क्षेत्र में 0.18 डिग्री प्रतिवर्ष की दर से पश्चिम की तरफ खिसकाव होता है, अर्थात भूचुंबकीय क्षेत्र का परिभ्रमण पृथ्वी के परिभ्रमण से मंद गति से होता है। यानी इसका जो परिभ्रमण होता है वो पृथ्वी के परिभ्रमण से मंद गति से होता है। चुंबकन एक सतत जनन क्रिया है। पृथ्वी के बाह्य अंतरतम में विद्युत तरंगों का जनन इनकी अत्यधिक विद्युतीय संचालन के कारण होता है, जो धात्विक तरल पदार्थों में ही संभव है। अतः बाह्य अभ्यंतर स्वयं अर्जित डायनमो की भांति कार्य करता है और पृथ्वी के अंदर उत्पन्न विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती हैं। यानी भूचुंबकीय क्षेत्र के पोषण के लिए जो है 3 आवश्यक ऊर्जा स्रोत बताए गए हैं। पहला जो है वो है पृथ्वी के अंतरतम में उपलब्ध रेडियो सक्रिय पदार्थ, यानी भूचुंबकीय क्षेत्र के पोषक के 3 आवश्यक ऊर्जा स्रोत बताए हैं। तो पहला है पृथ्वी के अंतरतम में उपलब्ध रेडियो सक्रिय पदार्थ, दूसरा है मेंटल से लोहे का नीचे की ओर अंतरतम में स्थानांतरण, और तीसरा है आंतरिक अंतरतम से पदार्थों का बाह्य अंतरतम में परिवर्तित होना।
जिससे ब्रह्मांड अंतरतम नीचे से निकलने वाली ऊर्जा से गर्म होता रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति में परिभ्रमण होता है, यानी पृथ्वी की जो सतह पर है जो है चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति में परिभ्रमण होता रहता है। यह सामान्य सिद्धांत है, और यदि महाद्वीपीय विस्थापन नहीं हुआ तो किसी निश्चित समय में विभिन्न महाद्वीपों के लिए खींचे गए ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र एक समान होंगे। स्पष्ट है कि ध्रुवों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, यानी ये स्पष्ट हो जाता है कि ध्रुवों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। अतः महाद्वीपीय विस्थापन का अन्य क्रिया सिद्धांत वास्तविकता है। दूसरा है सागर नितल प्रसरण। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के संदर्भ में सागर नितल प्रसरण जो है हेरी हेस ने दिया है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, इसको ध्यान रखना है। यानी सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेरी हेस ने 1960 में किया। इनकी सागर नितल प्रसरण की परिकल्पना सागरीय भूवैज्ञानिकों तथा भूभौतिकविदों के प्रारंभिक कार्यों, यानी ये जो सिद्धांत है हेरी हेस ने दिया 1960 में, सागर नितल प्रसरण परिकल्पना। ठीक है, प्रारंभिक कार्यों के आधार पर थी। 1960 में मेसन ने प्रशांत महासागरीय चुंबकीय विसंगति के आधार पर बताया कि मध्य महासागरीय कटक मेंटिल से उठने वाली, यानी ये जो है मेंटिल से उठने वाली संवहन तरंगों के ऊपर स्थित हैं, जिसके सहारे नए पदार्थों का जमाव होता है। वह नव निर्मित जमाव क्रस्ट के दोनों ओर खिसक जाते हैं, यानी ये जो नवसर्जित जो पदार्थ होता है वो क्रस्ट के दोनों ओर खिसक जाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सागर नितल का प्रसरण होता है। बायन तथा मैथ्यून के अनुसार यदि महासागरीय कटक के सहारे लावा का जमाव होता है तो उस समय का उसका चुंबकीय पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय दिशा की ओर होता है, जिस कारण प्रारंभिक जमाव दो भागों में विभक्त कर देता है। ये दोनों भाग कटक के दोनों ओर क्षैतिज रूप से सरक जाते हैं, यानी दोनों ओर क्या है, कटक के दोनों ओर क्षैतिज रूप से सरक जाते हैं। प्लेट विवर्तन के प्रभाव जो है वो क्या है, तो प्लेट विवर्तन के जो प्रभाव प्लेट गति के कारण ज्वालामुखी, भूकंप, समुद्र नितल प्रसरण, द्वीपीय चापों का निर्माण, पर्वतोत्पत्ति यानी पर्वतों की उत्पत्ति आदि घटनाएं घटित होती हैं, यानी ये प्लेटों के प्रभाव के कारण, यानी प्लेटों के मार्जिन यानी सीमा या सीमांत के सहारे। ठीक है, अब जैसे ज्वालामुखी क्रिया, तो विश्व की लगभग सभी ज्वालामुखी पेटियां प्लेट किनारों के सहारे ही स्थित हैं। उदाहरण के लिए परिप्रशांत या ज्वालामुखी पेटी या विनाशात्मक प्लेट किनारों पर स्थित हैं, जहां पर केंद्रीय उद्गार होता है। जैसे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के पश्चिमी तथा यूरेशियन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर स्थित फ्यूजियामा, पिनाटुओ आदि ज्वालामुखी। इसके अतिरिक्त रचनात्मक प्लेटों के सहारे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, जिससे जो है महासागरीय कटकों का निर्माण होता है दरारी उद्गार से के कारण। जैसे मध्य अटलांटिक कटक, ये सबसे अच्छा उदाहरण है अभिसारी किनारों के सहारे, यानी मध्य अटलांटिक जो कटक हैं, यानी अपसारी जो ये किनारा है, यानी जो दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, और अभिसारी में क्या होता है, एक दो जो प्लेटें होती है वो यानी संवहन जो तरंगें होती है वो आमने सामने आती तरंगें, तो जिससे क्या है दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर आती हैं। ठीक है, तो यानी कटक कहाँ होते हैं, अपसारी किनारों के सहारे, यानी कटक मध्य हिंद महासागरीय कटक आदि जो हैं इनके उदाहरण हैं। भूकंप, अब भूकंप की बात करें तो भूकंप जो है जब महासागरीय प्लेटों का किनारा महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अधोगमन करता है, यानी महासागरीय प्लेट भारी होती हैं तो महासागरीय प्लेट का किनारा महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अधोगमन होता है, और जो औसतन 45 डिग्री का कोण बनाता है, औसतन कोण कितना बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो महासागरीय जो प्लेट हैं उस महासागरीय प्लेट के, तो महासागरीय जो ये प्लेट होती हैं उसी के सहारे इनका ये गमन करते हैं। तो पर्वतों की उत्पत्ति, यानी पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ये भी अपन देखेंगे। तो यानी महासागरीय जो बाद में देखेंगे, पहले अपन ये देख लेते पूरा। ठीक है, यानी भूकंप के बारे में, तो यानी ऊपर आने के जो महासागरीय प्लेटों का जो किनारा है एथेनोस्फीयर में जाकर पिघलता है, और पिघला हुआ पदार्थ ऊपर आने का प्रयास करता है, और ऊपर आने के प्रयास में महाद्वीपीय प्लेट किनारों पर धक्का देता है, जिससे क्या होता है, भूकंप आता
हैं। उसी कारण से क्या आता है, भूकंप आता है। यानी अधोगमन से उत्पन्न भूकंप के सर्वाधिक उदाहरण परिप्रशांत, यानी अधोगमन जो भूकंप के जो अधिकांश उदाहरण है वो परिप्रशांत महासागरीय जो ये मेखला है यानी, और भारतीय प्लेट के उत्तरी किनारे अर्थात हिमालय पर्वत के सहारे स्थित पेटी में है। अब पर्वतों की उत्पत्ति सिद्धांत से देखें तो यानी पर्वतों की उत्पत्ति प्लेटों के संचलन से तृतीय युगीन तथा उससे पूर्व काल की जो पर्वतों की उत्पत्ति को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तृतीय यानी टर्सरी युगीन तथा उससे पूर्व काल की पर्वतों की उत्पत्ति को समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ देखें तो भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा में प्रवाहित होने से भारतीय तथा यूरेशियाई प्लेट के मध्य स्थित टेथिस भूसन्नति में जमे अवसाद पर भारतीय प्लेट के उत्तरी किनारे पर दबाव पड़ा और टेथिस भूसन्नति की उत्तर स्थित तिब्बत प्लेट के अवरोधक का कार्य किया, जिससे अवसाद मोड़ के रूप में परिवर्तित हो गए और इससे क्या हुआ, हिमालयन पर्वत श्रेणी का यानी इसका जो निर्माण हुआ, यानी परिवर्तित होकर हिमालय के रूप में अस्तित्व में आया। इस प्रकार रॉकीज और एंडीज पर्वत भी इसी तरह के उदाहरण है। यानी ये उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकन प्लेट के प्रशांत महासागरीय प्लेट से टकराने से जो है प्रशांत महासागरीय बाहरी प्लेट का जो भाग है वो अधोगमन करने के कारण जो है वो क्या है, यानी यहाँ पे भी भूकंपों की उत्पत्ति अपने को देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो है और इसी पे यहाँ पे जो है रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला का निर्माण बताया गया है। अब जो है आलोचना करें तो इस सिद्धांत की जो है कुछ आलोचना भी है। यानी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से यद्यपि अनेक भू आकारों के निर्माण, यानी इससे क्या है, ये जो आधुनिकतम सिद्धांत इससे अनेक भू आकारों के निर्माण तथा महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना को स्पष्ट रूप से बल मिला, परंतु फिर भी कुछ अनुत्तरित प्रश्नों के कारण इस सिद्धांत को भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। फिर भी इसको क्या है, पूर्णतः स्वीकार इस सिद्धांत को नहीं किया गया, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को। प्लेट के प्रवाह का वास्तविक कारण क्या है, ये जो है इसका उत्तर है इनके पास नहीं है, ठीक है। और दूसरा है, प्लेटों के प्रवाह के लिए जिन बलों की चर्चा की गई है वह महाद्वीपीय विस्थापन के लिए पर्याप्त लगते हैं, यानी महाद्वीपीय विस्थापन के लिए पर्याप्त लगते हैं। और तीसरा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील तथा दक्षिणी अफ्रीका आदि के पूर्व में स्थित जो पर्वत श्रेणियों की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। इससे जो है अन्य जो पर्वतों की तो व्याख्या की जा सकती है, वलित पर्वतों की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका आदि के पूर्व में जो स्थित जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ, उसकी व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर पाता है। चौथा है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता है कि अधोगमन या क्षेपण मुख्य रूप से प्रशांत तल तक ही क्यों सीमित है। यानी ये जो अधोगमन जो है वो प्रशांत तल तक ही क्यों सीमित है, अधोगमन या क्षेपण, जबकि प्रसरण सभी महासागरों में होता है। प्लेटों के छोटा बड़ा होने का क्या कारण है, यानी प्लेटें जो हैं वो छोटी और बड़ी क्यों हैं, उसके क्या कारण है, वो भी इसका उत्तर ये नहीं दे पाता है सिद्धांत, ठीक है। छठा जो है वो है, प्लेटों के आंतरिक भागों में ज्वालामुखी और भूकंप क्रिया क्यों होती है, इसका भी उत्तर है इस सिद्धांत में नहीं है। यानी प्लेटों के जो है आंतरिक भाग में जो है ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया क्यों होती है। सातवां है, उष्ण स्थल की उत्पत्ति का सही कारण क्या है, यानी ये जो उष्ण स्थलों की उत्पत्ति का सही कारण क्या है और यह सर्वत्र क्यों नहीं है, यानी दूसरी जगह क्यों नहीं है, कुछ स्थानों पर ही क्यों मिलते हैं। तो इस सिद्धांत में रूप में देखें अपन तो सिद्धांत में रूप सामने आया कि जिसने भौतिक भूगोल के स्वरूप को मूल रूप से परिवर्तित कर दिया, और वास्तव में यह महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वत निर्माण, यानी ये जो सिद्धांत है वो क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप, द्वीपीय चापों यानी की रचना आदि के वर्तमान वितरण को वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, जो वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है यह सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो है आपको PDF भेज दिया है, तो अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लें और इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि ये जो है सिद्धांत है ये केवल महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में ही नहीं है, ये आपको पहले ही विदित यहाँ पे कर दिया है। पर्वतों की उत्पत्ति आगे भी अपन देखेंगे, तो ये सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीके की दृष्टि से भी अपने को ध्यान रखना है। धन्यवाद।